चलिए सबसे पहले इस विवाद की जड़ को समझते हैं। आखिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या, और ऐसा कौन सा नया नियम लाया गया जिसने पूरी प्रणाली में एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया। आसान शब्दों में कहें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी जीएसटी प्रणाली की रीढ़ है। इसका मुख्य उद्देश्य है कर पर कर लगने की समस्या को खत्म करना, जिसे कैस्काडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। आईटीसी यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स केवल वैल्यू एडिशन पर ही लगे, न कि पूरी कीमत पर बार बार। इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु है 1 जनवरी 2022, जब सीजीएसटी अधिनियम में एक नई धारा 1622A लागू की गई। इसी एक प्रावधान ने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया को ही बदल कर रख दिया। पहले आईटीसी क्लेम करने की 4 मुख्य शर्तें हुआ करती थीं। आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आपको माल या सेवाएं मिल चुकी हों, सप्लायर ने सरकार को टैक्स चुका दिया हो और आपने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया हो। लेकिन फिर एक 5वीं और बेहद सख्त शर्त जोड़ दी गई। इस नए नियम के मुताबिक आईटीसी आपको तभी मिलेगा जब आपका सप्लायर उस इनवॉइस को अपने GSTR-1 रिटर्न में दिखाए और वो जानकारी आपके GSTR-2B फॉर्म में दिखाई दे। जाहिर है, इस नए और सख्त नियम को अदालत में चुनौती दी गई। आइए देखते हैं कि याचिकाकर्ता MS मैक्लियोड रसल इंडिया लिमिटेड ने अदालत के सामने क्या दलीलें रखीं। याचिकाकर्ता की सबसे बड़ी दलील ये थी कि ये शर्त पूरी तरह से सप्लायर के नियंत्रण में है। अगर सप्लायर अपना रिटर्न दाखिल करने में कोई गलती या देरी करता है तो एक ईमानदार खरीदार को सजा क्यों दी जाए जिसने पहले ही अपना टैक्स चुका दिया है। ये खरीदार पर एक अव्यावहारिक बोझ डालता है और एक ही लेनदेन पर दोहरे कराधान की स्थिति पैदा करता है। याचिकाकर्ता के तर्क का सार इस एक पंक्ति में था। उन्होंने कहा कि जब एक खरीदार ने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं और टैक्स का भुगतान भी कर दिया है, तो उसे सप्लायर की गलती के लिए दंडित करना पूरी तरह से मनमाना और अतार्किक है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 2022 से पहले की अवधि के लिए टैक्स डिपार्टमेंट के अपने सर्कुलर जैसे 183 और 193 ऐसी समस्याओं का समाधान देते थे। तो सवाल ये था कि 1 जनवरी 2022 के बाद ऐसा क्या बदल गया कि अब उन्हीं गलतियों के लिए कोई समाधान मौजूद नहीं है। इसके जवाब में सरकार ने इस सख्त नियम का बचाव कैसे किया। सरकार का पूरा तर्क टैक्स सिस्टम को धोखाधड़ी से बचाने पर ही केंद्रित था। सरकार ने कहा कि ये नियम टैक्स चोरी को रोकने के लिए जरूरी था। इसका मकसद सप्लायर्स को समय पर और सही तरीके से अपने रिटर्न दाखिल करने के लिए मजबूर करना है, जिससे फर्जी आईटीसी दावों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि आईटीसी कोई अधिकार नहीं बल्कि एक रियायत है, जिसे शर्तों को पूरा करने पर ही दिया जा सकता है। तो मामला यहां आकर रुक गया। एक तरफ एक ईमानदार खरीदार की परेशानी और दूसरी तरफ टैक्स सिस्टम को धोखाधड़ी से बचाने की सरकार की जिम्मेदारी। अब अदालत को इन्हीं दोनों के बीच एक संतुलन बनाना था। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस जटिल मामले में आखिर क्या फैसला सुनाया। न्यायालय ने सबसे पहले खरीदारों की परेशानी को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि ये नियम वाकई बहुत सख्त है और खरीदार पर एक ऐसा बोझ डालता है जिसे पूरा करना उसके अपने नियंत्रण से बाहर है। यहां न्यायालय ने एक बहुत ही संतुलित नजरिया अपनाया। उन्होंने माना कि धोखाधड़ी को रोकने का कानून का इरादा तो सही है, लेकिन उसे लागू करने का तरीका अनुचित रूप से कठोर है। इसलिए कानून को पूरी तरह से रद्द करने के बजाय उन्होंने उसके प्रभाव को सीमित करने का फैसला किया। इस प्रक्रिया को रीड डाउन करना कहते हैं। इसका मतलब है कि न्यायालय ने कानून को अवैध नहीं ठहराया, बल्कि यह निर्देश दिया कि इसे हर मामले में सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता। इसे एक सीमित दायरे में पढ़ा और लागू किया जाना चाहिए ताकि ये किसी के साथ अन्याय न करे। न्यायालय का निर्देश 2 हिस्सों में था। पहला, अगर कोई खरीदार वास्तविक है और उसके पास अपने लेनदेन के पुख्ता सबूत हैं, जैसे कि टैक्स इनवॉइस और पेमेंट प्रूफ, तो सिर्फ GSTR-2B में एंट्री न दिखने की वजह से उसका आईटीसी नहीं रोका जा सकता। और दूसरा, ये एक अंतरिम समाधान है जो तब तक लागू रहेगा जब तक CBIC इस पर कोई स्थायी और व्यवहारिक सर्कुलर जारी नहीं कर देता, ठीक वैसे ही जैसे पिछली अवधियों के लिए जारी किए गए थे। तो अंत में इस ऐतिहासिक फैसले का व्यवसायों के लिए व्यावहारिक रूप से क्या मतलब है और आगे की राह क्या है। तो इस फैसले से मुख्य निष्कर्ष ये निकलते हैं। ये उन व्यवसायों को तत्काल राहत देता है जिनके आईटीसी दावे वास्तविक हैं। अब कर अधिकारी सिर्फ GSTR-2B में एंट्री न होने के आधार पर आपका आईटीसी अस्वीकार नहीं कर सकते।
हालांकि अपने दावे की प्रामाणिकता साबित करने की जिम्मेदारी अब भी करदाता पर ही है। और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये एक अंतरिम राहत है जब तक सरकार कोई नया सर्कुलर जारी नहीं करती। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का ये फैसला एक महत्वपूर्ण कदम जरूर है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या देश की अन्य अदालतें भी यही दृष्टिकोण अपनाएंगी? इस समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव होगा जब सरकार एक स्पष्ट और व्यावहारिक नियम लेकर आएगी। तब तक ये कानूनी स्थिति विचार करने योग्य बनी रहेगी।